करंट करीब कंडक्टर के लिए था। अब दो और टॉपिक था उसमें, एक था सॉलिनॉइड और दूसरा था टोरॉइड। उसके लिए भी हमने फार्मूला डिस्कस कर लिया है, उसकी थ्योरी बता चुके हैं। एक बार कुछ रिवाइज कर दे रहे हैं। उसका जो सॉलिनॉइड है, दो तरह के सॉलिनॉइड हो सकते हैं। एक होता है फाइनाइट लेंथ यानी सीमित लंबाई का, और दूसरा था इनफाइनाइट लेंथ जिसकी लंबाई असीमित हो। उसमें वायर, किसी इंसुलेटिंग सिलेंडर पर वायर क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, लपेटे गए होते हैं, और जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा वो मैग्नेटाइज हो जाता है। एक एंड पर नॉर्थ पोल और दूसरे एंड पर साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। हम उन पोल को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ एंड होगा और कौन सा साउथ एंड होगा। अगर कोई सॉलिनॉइड है फाइनाइट लेंथ का, अगर कोई सॉलिनॉइड हमने लिया तो इसमें इस तरह से वायर लपेटे गए होंगे। ये लैमिनेटेड वायर भी हो सकते हैं, और एक तरफ से इसमें करंट फ्लो करेगा, दूसरे तरफ इस तरह से करंट फ्लो करता जाएगा, और एट द एंड ये दूसरी तरफ सेल से क्लोज सर्किट फॉर्म करेगा। अगर हमको ये देखना है कि इसमें नॉर्थ पोल कौन बनेगा और साउथ पोल कौन बनेगा, तो एक कंसेप्ट जो है याद रखेंगे कि नॉर्थ और साउथ कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। यन अगर लिखा जाए तो यन को ऐसे बना सकते हैं, ये है एन, और एस लिखेंगे तो एस को ऐसे आप बना सकते हैं। तो एस का मतलब हुआ ये करंट का डायरेक्शन ऐसे है क्लॉकवाइज, और एन का मतलब देखिए ऐसे उल्टा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें ऐसे करंट। तो आप सॉलिनॉइड को अपने तरफ कर लीजिए, एक एंड को ऐसे। अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट के लिए देखिए क्या है, साउथ पोल हो जाए तो अपोजिट साइड नॉर्थ पोल होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जिस साइड में आप लिए हुए हो वहां पर नॉर्थ पोल होगा, तो उसके अपोजिट साउथ पोल हो जाएगा। तो इससे इजीली हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि सॉलिनॉइड में साउथ पोल कहाँ होगा और नॉर्थ पोल कहाँ होगा। अगर यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ नॉर्थ पोल है, तो इसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ होगा हमेशा। ऐसे ही मैग्नेट जो बाहर मैग्नेट होगा उसके भीतर भी यही होता है, साउथ टू नॉर्थ, और इसके बाहर नॉर्थ टू साउथ। अगर ये फाइनाइट लेंथ का है तो इसके बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसके भीतर ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा व्हेन इनसाइड द सॉलिनॉइड, लेकिन इसके बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता है। और अगर हम इसको ऐसे लें इनफाइनाइट लेंथ का, तो इसके भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, लेकिन इसके ठीक भीतर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये इनफाइनाइट राउंड है तो V फॉर इनफाइनाइट आप ये होता है μ0 Ni, इतना होता है फॉर इनफाइनाइट लेंथ। अगर फाइनाइट लेंथ का है तो एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और उसको आप V एंड लिख सकते हैं ऐसे। तो इसका आधा होता है μ0 Ni/2। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई पर या एकांक लंबाई पर कितने बार वायर को लपेटा गया है, वही कितने पेड़ों की संख्या है वो। तो ये एंड पर होगा। अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करना चाहें तो इस तरह का ग्राफ हो सकता है। ये मान लीजिए सेंटर है या मिड पॉइंट है, बी वेल इनसाइड μ0 Ni होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू रहता है। अगर फाइनाइट लेंथ का है तो
एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड घटता है, ऐसे ये अगर यहाँ पर B है तो ये B/2 है, आधा हो जाएगा, यहाँ पर भी B/2 हो जाएगा, μ0 Ni/2 वैल्यू है। अब ये कितना लेंथ, अगर मान लीजिए इस सॉलिनॉइड की लेंथ L थी, अगर इसकी लेंथ L है तो अब ये मिड पॉइंट लेंगे तो इधर हो जाएगा L/2 और इधर भी हो जाएगा L/2। तो एट द एंड मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो गया, ये हो गया μ0 Ni/2, यहाँ पर भी μ0 Ni/2, और इसके भीतर ये देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता। तो इस तरह का ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ एंड फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड। दूसरा एक और टॉपिक बताया था हमने, टोरॉइड। टोरॉइड में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। टोरॉइड के केस में वो एंडलेस सॉलिनॉइड होता है, उसका कहीं एंड नहीं होगा, वो सर्कुलर शेप में होता है और हर टर्न सर्कुलर शेप में होगा और पूरे को जैसे स्प्रिंग होता है उसको बेंड करके एक सर्किल के फॉर्म में रखा गया होता है। तो उसके अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है हर एक पॉइंट पर, और होता है V = μ0 Ni। उसके बाहर अगर टोरॉइड लिया तो जितना उसका सर्कुलर टर्न है उसके भीतर ही मैग्नेटिक फील्ड है और पूरे में यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं कि इनर रेडियस पर कम है या आउटर रेडियस पर कम है, पूरे में यूनिफॉर्म है। और फिर सॉलिनॉइड के या टोरॉइड के बाहर सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0 और बाहर आउटर साइड में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो उस तरह का जो सॉलिनॉइड था उसको हमने ये डिस्कस किया था ऐसे। अब इसमें बहुत से टर्म इन दो सर्किल के फॉर्म, सर्किल के बीच में होते हैं, ऐसे रहता है सेम इसका, इसी को कहा गया था टोरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके भीतर ही होगा, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, इस तरह का है। अब अगर यहाँ पर हम देंगे तो B हमेशा 0, यहाँ पर भी B हमेशा 0। मैग्नेटिक फील्ड इसमें है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये बाहर का एक्सटीरियर रेडियस और ये इंटीरियर रेडियस होगा, अंदर का रेडियस। जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो हम मीन रेडियस ले लेते हैं। अगर इसका रेडियस एक का है मान लीजिए R1, दूसरा है R2, तो मीन रेडियस R = क्या हो जाएगा, R1 + R2/2। इतना रेडियस लेकर के हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये रहेगा उसमें, इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं वेरी कर रहा हो, है ना। एक दूसरा हमने फार्मूला डिस्कस किया था इसके लिए, अगर फाइनाइट लेंथ का सॉलिनॉइड है तो B = था μ0 Ni/2। यहाँ पर था cos θ1 - cos θ2। तब वो कैसा था, जैसे ये है, अगर इसी के एंड पर हम ले लें और किसी पॉइंट को ज्वाइन करें तो ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल होगा θ1, और दूसरा एंड पर यहाँ से ही मेजर करेंगे सेम डायरेक्शन में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ही ड्रॉ करते हैं तो ये होता है θ2। अब यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये डिटरमिन किया है ना फाइनाइट लेंथ के लिए। तो ये पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आज उस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे और सब इजी न्यूमेरिकल होंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। हमको ये इन जनरल कैलकुलेट करना होता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड दी होगी, उसमें कितने टर्न्स है ये दिया होगा, तो उसको लेकर के ही हमको सॉल्व करना होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम बोल देंगे, आप उसको लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा। होगा यह क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब इसमें दो तरह के
लेयर्स हैं, एक इनर लेयर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कुछ और है और दूसरा आउटर लेयर है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कुछ और है। अब कैसे डिटरमिन करेंगे? अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, नहीं? तो इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ या वन राइट लेफ्ट टू राइट होगा तो दूसरे में राइट टू लेफ्ट होगा। तो एक लेयर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखें तो V1 ये है μ0 N1 I। N1 क्या होगा? μ0 N1 by N। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेना होता है, तो यहाँ पर लेंथ दिया 0.1 मीटर और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 50। तो ये हो जाएगा N by N इंटू I। ये हो गया फर्स्ट के लिए। तो इसमें देखिए μ0 I और L ये सेम होंगे दोनों में। यहाँ क्या हो गया? N1। ये हो गया V1 की वैल्यू। दूसरा होगा V2 जो आउटर लेयर में वाउंडिंग है उसके लिए μ0 अब N2I। तो μ0 N2 का मतलब N2 by L इंटू I। तो इसमें भी μ0 I अपॉन L सेम वैल्यू है और यहाँ हो गया N2। तो अब देखिए N2 बड़ा है कि N1 बड़ा है? एक लेफ्ट टू राइट होगा तो दूसरा राइट टू लेफ्ट होगा। मान लीजिए इसको ये है लेफ्ट टू राइट और तब ये होगा राइट टू लेफ्ट। तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएगा। अब देख लीजिए कि कौन सा टर्म बड़ा है, बिगर टर्म इसमें है तो इसमें N1 N2 ही है। N1 कितना है? 50, तो ये बिगर है, N2 40 है। तो इसका मतलब पहला जो हमने N1 लिया है वो लेफ्ट टू राइट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट ही होगा और B इक्वल टू आ जाएगा B1 माइनस B2। तो μ0 I by L दोनों में है, यहाँ हो जाएगा N1 माइनस N2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। करंट 3 एम्पियर का है तो 3 अपॉन लेंथ 0.1 इंटू N1 की वैल्यू 50, N2 की वैल्यू 40। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिए 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 3, ये 10 टू द पावर माइनस 1 है, 0.1 का मतलब 10 टू पावर माइनस 1 और ये 10 हो जाएगा इंटू 10। अब ये 10 टू द पावर माइनस 1 ऊपर गया तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 1 और यहाँ भी 1 है तो 10 टू द पावर 2 ये है और ये हो जाएगा 12 पाई इंटू 10 टू द पावर, अब यहाँ माइनस 7 है प्लस 2 तो ये हो जाएगा -5 और इसकी यूनिट होती है टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स मिड पॉइंट। क्लियर है? क्लियर है सबको? कहीं दिक्कत हो बताइए। अब रिजल्ट कहाँ से आएगा? अगर हमने लेफ्ट टू राइट फिगर दिया है तो रिजल्टेंट होगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड इसमें है। Layers of winding of 400 turns each, इसका मतलब 400 लेयर्स एक टर्न में है और इससे कितने टर्न है? ऐसे ही 5 लेयर्स है तो इसका मतलब 5 इंटू 400 तो टोटल नंबर ऑफ टर्न 2000 होंगे। द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर। इफ द करंट कैरीड is 8 ampere, estimate the magnetic field। पहला है inside the solenoid, well inside the solenoid का मतलब कि उसके बीच में कहीं होना चाहिए। दूसरा है axial end point of the solenoid, end point पर चाहे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई हो। तो इसका मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं N इक्वल टू हो जाएगा 400 ईच है और ऐसे 5 टर्न्स हैं, 5 टाइम्स वाउंडिंग है तो ये हो गया 2000। कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे?
80 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, तो L की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, तो 80/100 मीटर में हो जाएगा ना, या 10⁻⁻², तो 0.8 मीटर हो गया ये। द डायमीटर ऑफ द सॉलिड, तो डायमीटर का मतलब उसका रेडियस का हाफ, डबल करेंगे तो डायमीटर दिया है, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा 1.8/2 × 10⁻²। हालांकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें दो पार्ट कैलकुलेट करना है, एक बी वेल इनसाइड द सॉलिड और दूसरा है बी एट द एंड पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ये दोनों पार्ट कैलकुलेट करना है, सबका हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा ना। अरे हाँ ना बोलिए जब निकालिए इसको, पहले बी की वैल्यू निकाल देंगे। B = μ0 Ni है, μ0 Ni, तो μ0 N/L I, μ0 4π × 10⁻⁷, L की वैल्यू 2000, L की वैल्यू 0.8, 0.8 इंटू I की वैल्यू 8 एम्पियर का करंट है, 8 एम्पियर का करंट भी फ्लो कर रहा है। तो देखिए इसको कैंसिल कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया तो यहाँ 10 आ जाएगा, 1.8 है ना, तो 8/10 है। अब ये हो गया 4π × 10⁻, देखिए -7। अब ये 1 2 3 4, तो 10⁻⁷ + 4 × 2, तो 2 4 जा 8, तो ये कितना हो गया टोटल 8π × 10⁻³ टेस्ला। इतना हो गया आपका वेल इनसाइड द सॉलिड। अब जब एंड पॉइंट पर निकालते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या होता है, बी है एंड पॉइंट पर, उसका हाफ हो जाता है μ0 Ni/2, तो इसी का हाफ कर दीजिए, तो ये जाएगा 4π × 10⁻³ टेस्ला। तो इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पीछे हमने बताया था। ये दोनों आपको दो टॉपिक दिए थे, दोनों पर, एक वेल इनसाइड द सॉलिड, दूसरा एंड पॉइंट पर, ये कैलकुलेट हो गया। दिस इज ए सॉलिड ऑफ फाइनाइट लेंथ। करंट फ्लो थ्रू द वायर I, number of turns per unit length is given N. Determine the magnetic field intensity at the point P. So for finite length of solenoid, B equal to the μ0 Ni/2 cos θ1 minus cos θ2। ये हमने डिस्कस किया होगा, अभी इसके पहले किया था। अब इसमें देखिए θ1 कितना है, हम एक ही डायरेक्शन में लेते हैं एंगल का मेजरमेंट, तो इस एक्सिस से इधर ही मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ जब मेजरमेंट करेंगे तो ये θ1 आपका है 30 डिग्री और θ2 यहाँ से ये एंगल होगा, ये हो जाएगा θ2। तो अगर इधर 60 डिग्री है, टोटल 180 होता है कि नहीं, तो 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो ये आएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो θ1 आपका 30 होगा, तो θ2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वही हम प्लेस कर देंगे, बाकी और कुछ नहीं रखना है। तो ये है μ0 Ni/2 cos 30 minus cos 120 डिग्री। अब cos 120 को डिटरमिन करेंगे। cos 30 की तो वैल्यू मालूम होती है, डायरेक्ट आप निकाल रख सकते हैं टेबल का, वैसे इसका भी वैल्यू मालूम है, लेकिन चाहेंगे तो फार्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। ये होता है देखिए क्वाड्रेंट, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। और अगर आपको 190 से ऊपर जाना, क्योंकि यहाँ 120 है, तो 90 के आगे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज पर जा करके ये 120 डिग्री पर पहुंचेंगे। ये टोटल एंगल 120 डिग्री का मतलब यहाँ पर लिखेंगे 90 + 30। 90 + 30 कितना होगा 120 हो जाएगा।
और यहाँ कास है, कास 90 प्लस 30 तो होता है नो चेंज, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ कोई चेंज नहीं होता, यहाँ साइन कास, कास साइन में चेंज हो जाएगा, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। तो कास चेंज होगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 30। और यहाँ पर कास निगेटिव होता है, ASTC का फार्मूला लगता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कास पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कास पॉजिटिव। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कास पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए कास निगेटिव होता है, यहाँ साइन पॉजिटिव है, कास क्या है निगेटिव, और वैल्यू कास का ही है, तो ये माइनस साइन 30 हो जाएगा। कितना होगा? माइनस साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। कितना है? 1/2। तो वही यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, म्यू नॉट NI/2 cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2। तो अब ये हो गया म्यू नॉट NI/2। यहाँ भी देखिए 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो √3 + 1/2। चाहे 2 और 2 लिख सकते हैं 4, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट NI/4 और √3 + 1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। आ गया सबको? किसी को प्रॉब्लम? अब ये कंसेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री में मिला होगा, वहां पर ये बताया गया होगा कि हम कैसे इसको इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। अगर ये नहीं याद है तो या तो आप फार्मूले को रट के आइए, नहीं तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए कैसे निकाला जाता है। आप जब ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो पहला एंटी क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट नो चेंज, यहाँ पर चेंज, नो चेंज, चेंज। और ASTC का फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, यहाँ कास पॉजिटिव। इधर से चलेंगे तो वही यहाँ भी होगा, ऐसे चलेंगे निगेटिव डायरेक्शन इसको बोलते हैं, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज। चाहे आप क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्ट हमेशा एक ही मिलेगा, रिजल्ट एक ही मिलता है। तो या तो इसको आप समझ करके लिख लेंगे, और नहीं तो वो टेबल याद रहेगा, तभी आपको ये न्यूमेरिकल आएगा। तो बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा सा वो है दिक्कत इसमें कि इन सब चीज़ों को याद रखना होगा। आ गया समझ में? चलिए सॉल्व करिए। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन किया ड्यू द फ्लो ऑफ करंट। अब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा हो तो उस पर कितना फोर्स होगा ये डिटरमिन करना है। If a charged particle moving in either uniform magnetic field or in non-uniform magnetic field, it experiences certain force. That force is called magnetic force. If field is the composition of electric field and magnetic field, then force on moving charge is called Lorentz force. नाम सुना होगा लॉरेंज फोर्स का। तो अगर वो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो, तो जो उस पर टोटल फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, जितने फोर्सेज होंगे उनका वेक्टर सम होगा, तो जो फोर्स एक्ट करेगा उसी का नाम है लॉरेंज फोर्स। तो पहले हम मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, उसका क्या डायरेक्शन होगा, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लॉरेंज फोर्स क्या होगा और क्या एक्टिविटी होगी, क्या पाथ होगा, इन सबको डिस्कस करेंगे। तो एक फिगर देखिए हम बना रहे हैं। पहले तो हम फोर्स को डिटरमिन करेंगे कि कितना फोर्स है। ये फिगर ये बना रहे हैं, इसको ध्यान देंगे कैसे फिगर ये है, कैसा है फिगर। ये एक फिगर हमने लिया है और ये जो डायरेक्शन है एरो का, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव जो चाहे वो ले सकते हैं। मान लीजिए हमने +Q चार्ज ले लिया, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है।
इसकी वेलोसिटी है v और मैग्नेटिक फील्ड से ये थीटा एंगल पर मोशन करता है। इसका मतलब कि ये चार्ज पार्टिकल्स की मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v मेकिंग एन एंगल थीटा विथ वेलोसिटी v। तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा, वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा? नंबर 1 स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज F is directly proportional to strength of magnetic field B. Number 2, F is directly proportional to the normal component of the velocity, यानी V perpendicular. V perpendicular means component of velocity perpendicular to the magnetic field. Number 3, force is directly proportional to the amount of charge Q. Only these three terms involved in this expression, then we can write here force on moving charge is directly proportional to Q, V perpendicular, Q, V perpendicular. यहाँ से आप V perpendicular डिटरमिन कर सकते हैं। ये एक वेक्टर है वेलोसिटी, तो एक पैरेललोग्राम बनाइए जिस तरफ एंगल होता है। ये एक पैरेललोग्राम हमने बनाया, जिस तरफ एंगल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट कहलाएगा और ये हो जाएगा v cos थीटा। पीछे हमने बताया है जिस तरफ एंगल होगा कंपोनेंट हमेशा cos और उसके परपेंडिकुलर हमेशा साइन। क्या होगा? साइन होगा। तो ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये हो जाएगा v परपेंडिकुलर, ऐसे सिंबल होता है ये, तो ये हो जाएगा v sin थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यह भी प्रोपोर्शनल टू q v sin थीटा। अब अगर ये प्रोपोर्शनल को हटाएं तो f इक्वल टू ए कांस्टेंट k q v sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये किस पर डिपेंड करेगा? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से है? फोर्स है, चार्ज है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये SI यूनिट में हो तो SI यूनिट के लिए फॉर SI यूनिट K is always 1, then F is equal to Q V sin theta. This is the magnitude of force acting on moving charge in uniform magnetic field. ये आया पूरा समझ में? यहाँ पर देखिए आपने एक फिगर बनाया, अभी इस फिगर को समझाएं कि क्यों ऐसा बनाया है कौन कौन से टर्म। यहाँ पर देखिए इस डायरेक्शन में ये जो एरो है, इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक चार्ज पार्टिकल प्लस Q V से थीटा एंगल पर, ये एंगल देखिए थीटा है, यहाँ से V वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो जब ये मोशन कर रहा होगा तो इस पर एक फोर्स एक्ट करता है, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वो फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? पहला तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसके प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा वेलोसिटी का जो नॉर्मल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के उसके प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है उसके प्रोपोर्शनल है। और V परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसको एक पैरेललोग्राम से हमने यहाँ डिटरमिन किया। जिस तरफ एंगल होता है हमेशा cos कंपोनेंट और उसके नॉर्मल हमेशा साइन कंपोनेंट। तो V नॉर्मल यहाँ है तो ये है V sin थीटा। इन तीनों को एक साथ लिखे तो ये हो गया V नॉर्मल की वैल्यू रखा तो V sin थीटा आया। प्रोपोर्शनल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगा। अगर SI सिस्टम में है तो K की वैल्यू 1 होती है, तो मूविंग चार्ज पर F इक्वल टू QV sin थीटा कितना फोर्स एक्ट करेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? मेन पार्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। उसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये है लेफ्ट हैंड है हमारा, लेफ्ट तो यही है,
अब इसमें देखिए थंब है और इसके पास की दो फिंगर्स, उनको ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे, ऐसे ही स्ट्रेच करेंगे। लेफ्ट हैंड में ये थंब और मिडिल फिंगर और इसके बीच का फिंगर, इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फिंगर थंब के बगल में जो है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन हो, या करंट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज का मोशन अगर इस डायरेक्शन में है या करंट इस डायरेक्शन में, तो करंट के लिए आगे मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कहीं कंडक्टर है तो उस पर भी फोर्स लगेगा। उसको डिटरमिन करने के लिए दोनों के लिए एक ही लॉ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ही पॉजिटिव चार्ज के मोशन का डायरेक्शन होता है। तो अगर प्लस चार्ज इधर मोशन कर रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो, तो थंब के डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब यहाँ फिगर के ऊपर मैं ले जा रहा हूँ, ये देखिए, ये फिगर में दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है और ये नॉर्मल कंपोनेंट की तरफ है, वेलोसिटी कंपोनेंट, और ये थंब का डायरेक्शन ये है, थंब अपवर्ड है। तो ये जैसे आपकी बुक होती है इस प्लेन में लगेगा, फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ये आपका यही जो बुक है या कॉपी है, ये हमने लिया था, देखिए ये प्लेन है, इसी प्लेन को हमने ड्रॉ किया है। जहाँ ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और इस प्लेन में मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस प्लेन में फोर्स होगा अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब। आया क्लियर? तो हम इस रूल से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिटरमिन करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड ये है F=QVB sin थीटा। अब इसमें कई कंडीशन और हो सकते हैं। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि फोर्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। मिनिमम फोर्स का मतलब जीरो, मिनिमम फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। तो फोर्स जीरो कब कब होगा, देखिए उसमें हम केस 1 ले सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या टर्म्स है। क्यों तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ही लेना होगा। बी जीरो हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, चार्ज एट रेस्ट। तो अगर बी जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाए। तो इसका मतलब है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पोजीशन में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मोशन करेगा तभी फोर्स लगेगा, अगर वो रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं होगा। तो केस 1, अगर इफ b = 0 देन तब F जो होगा वो भी क्या होगा? 0। अगर मोशन नहीं है, मोशन नहीं माने रेस्ट चार्ज, स्थिर आवेश, तो स्थिर आवेश पर कोई बल, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर कोई बल नहीं होता। नो फोर्स एक्टिंग ऑन रेस्ट चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया कि नहीं? तो पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। अगर थीटा 0 है तो साइन 0 क्या होगा? 0 या 180 हो जाए। 0 का मतलब बी के डायरेक्शन में मोशन हो और 180 का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो। तो अगर थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो साइन 0 = साइन 180 और दोनों ही क्या है? 0। तब भी फोर्स क्या होगा? 0 हो जाए। तो इसका मतलब 2 बार, यानी इसमें आप 2 टर्म ऐसे ले सकते हैं जब उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। पहला, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में था, इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे वो मोशन कर रहा हो तब भी फोर्स होगा, रेस्ट में है तब भी फोर्स होता है। इसमें ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं है। दूसरा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तब भी उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब ये 2 टर्म हो गए। अब ये मैक्सिमम कब हो सकता है? मैक्सिमम कहाँ होगा? इसमें क्यू फिक्स वैल्यू है,
V फिक्स है, V मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये फिक्स वैल्यू है, यही साइन थीटा वेरिएबल है। थीटा अगर 0 है तो फोर्स 0 हो गया, थीटा अगर 90 होगा तो cos sin 90 वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम फोर्स होगा। तो केस 3 हो सकता है यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो sin 90 कितना है 1 और यही मैक्सिमम वैल्यू है। तब यह मैक्स कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स होगा Q VB sin 90, ये हो जाएगा QVB, ये मैक्सिमम फोर्स होगा, मैग्नीट्यूड ये होगा और डायरेक्शन देखिए वहां पर है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ये चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो इस फार्मूले को हम वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, F इक्वल टू वहां देखेंगे 1 से 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू Q, ये स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें तीनों परपेंडिकुलर है, देख लीजिए, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी। तो अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर है तो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, उसी में परपेंडिकुलर आएगा। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किन्हीं दो वेक्टर्स का, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है और अकॉर्डिंग टू एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन, ऐसे पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर तो ऐसे आएगा, तब ये अपवर्ड होता है, यही है। तो यहाँ वेलोसिटी है तो B क्रॉस B, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको लिखेंगे Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तब आएगा एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग left hand rule. Then it can be written as F equal to Q V cross B. B cross B नहीं लिख सकते, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन है। अगर इसी जगह पर माइनस चार्ज होता, माइनस चार्ज, तब क्या फर्क पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स हो जाएगा। ऐसे अपवर्ड है तो ऐसे डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर माइनस चार्ज होगा तो पहले अपवर्ड के लिए निकालिए प्लस लेकर के, निगेटिव है तो उसी का डायरेक्शन उल्टा कर दीजिए, तो आ जाएगा और निगेटिव चार्ज। आया क्लियर समझ में। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म एज वेल एज इन नॉन यूनिफॉर्म। तो वहाँ पर एट पर्टिकुलर पॉइंट पर B की स्ट्रेंथ कितनी है वो यूज करेंगे, उतना फोर्स है। देखो